हेलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन इट। तो फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन रिटन इन एक्स वाई एंड differential coefficient of and differential coefficients is called differential equation, and it represent family of curves. It represents family of curves. मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब क्या है कि कोई भी कर्व्स हो गया, कोई भी कलेक्शन ऑफ कर्व हो गया जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहा है। जैसे हमने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा। तो जैसे फैमिली ऑफ सर्कल का मान लिया एक इक्वेशन हमने कुछ ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर वेरिएबल है। तो मतलब ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस हम चेंज कर सकते हैं। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इस फैमिली के अंदर क्या होगा कि सबका सेंटर ओरिजिन आएगा। तो अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बेसिकली दिस इज ए कार्टेशियन इक्वेशन या फिर एक्स वाई वाला इक्वेशन फॉर दैट फैमिली। इसी फैमिली के लिए इसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक्स प्लस वाई वाई डैश बराबर 0 आ जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया उसी फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। तो मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हमने ऐसे लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज कर रहा हो, ये ठीक है। इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डी डी एक्स कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाई डैश बराबर 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए? फॉर मान लिया फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर एट ऑरिजिन। तो फैमिली ऑफ सर्कल सेंटर एट ऑरिजिन का मतलब क्या है कि मान लिया ये सर्कल हो गया, फिर एक ये दूसरा सर्कल हो गया, एक से तीसरा सर्कल हो गया, ऐसे करके कितने सर्कल्स आ जाएंगे? इन्फानिट। इन इन्फानिट सर्कल्स को डिनोट करने का एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, दोनों सेम ही चीज़ है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ठीक है। इसमें क्या होगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड, ये ठीक है, बट नॉट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स ये सब तो इन्वॉल्व होगा, बट उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। ये जो इक्वेशन है ये भी फैमिली ऑफ इक्वेशन, ये भी इसी फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन है, ये ठीक है। ये जो है इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन ही बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विल नॉट बी प्रेजेंट बट आर्बिट्रेरी constants will be present।
मैं तुम ऐसे मान लो कि जो डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है, जब उसको इंटीग्रेट करेंगे थियोरटिकली तो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू वाले टर्म चले जाएंगे, और इंटीग्रेशन की वजह से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, वो आ जाएगा। तो वो जो इक्वेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाना होगा तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे समहाउ, ठीक है। तो अभी तो ये तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। अल्टीमेटली इट इज़ ए फैमिली ऑफ कर्व्स। अब फैमिली ऑफ कर्व्स में तो हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था, पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट, या फैमिली ऑफ सर्कल भी पढ़ा था जैसे ये लिखा है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, वो भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स था, बस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के तरीके में डिफरेंस है। वहाँ पे जो हम इक्वेशन लिख रहे थे उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व नहीं थे, बट फैमिली का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा कर्व्स होंगे, ठीक है, कर्व्स होंगे खूब सारे। अब अलग अलग कर्व्स लाने के लिए इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो एक पैरामीटर वाला टर्म होना चाहिए जिसका हम वैल्यू चेंज करें तो वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा उसके अंदर पैरामीटर तो होगा जिसका वैल्यू चेंज करके विल गेट डिफरेंट कर्व्स, बट उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नहीं होगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें उल्टा होगा, उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा बट उसमें पैरामीटर नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में व्हाट वी विल ट्राई टू डू, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से छुटकारा पाना है अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इस फैमिली ऑफ कर्व्स का। और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें क्या करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कार्टेशियन इक्वेशन तक अगर आना है या सोल्यूशन तक आना है तो हमें जो डेरिवेटिव्स हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू हैं, ये सब इन सब से छुटकारा चाहिए, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसेंशियली इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं 60-70% तो इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे हम इधर से इधर भी जाएंगे इसी चैप्टर के अंदर, इधर से इधर भी जाएंगे, तो इधर से इधर मतलब इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाना इज़ वेरी इजी, और वो चैप्टर का हार्डली 5% भी नहीं है, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर किस बात के लिए डिवोटेड है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस इधर आना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक मैथमेटिक्स में, और आगे चल के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, बट हमारे सिलेबस में एक बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है और फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर होगा भी तो फिर बहुत ही ईजी होगा ये, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे 99% वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले ही आएंगे। बस अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, तो बस वो तरीका लगाओ और आंसर आ जाएगा। मतलब इट इज़ जैसे बोलते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन टाइप चीज़ है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि बाई पार्ट से हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहा है, ऐसे करके 2-3 चीज़ें लगाते हैं। वैसे यहाँ पे भी 2-3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन ही सिलेबस में है, तो बस हमें वही चेक करना है कि उनमें से किस पैटर्न में ये फिट हो रहा है, उसका फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाएंगे, एक हमारा इंटीग्रल जनरेट हो जाएगा, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बस। तो जैसे मैंने बोला कि आइडेंटिफाई करने से इंटीग्रेशन तक जाने में 20-30% काम होगा, उसके आगे का बाकी का जो 70% काम है वो क्या है, उस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना। तो इसेंशियली ये भी एक इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रल कैलकुलस में हम बोल सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया हो गया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये लास्ट पार्ट हो गया इंटीग्रल कैलकुलस का। With this little introduction, let's move forward. ठीक है, second point. If all differential coefficients are defined with respect to single variable, then differential equation is
called ordinary differential equation, ये ठीक है, अदरवाइज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ठीक है। अब ये वापस लिखा दिया, इसका एब्सोल्यूटली कोई यूज़ नहीं है आईआईटी जेईई में। पार्शियल तो दूर दूर तक नहीं आएगा। हमने तो क्या बोला कि जो ऑर्डिनरी है वही बहुत छोटा सा पार्ट सिलेबस में है, ये ठीक है। 0.01% जो इंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में, तो पार्शियल तो दूर दूर तक नहीं आएगा। ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया बस, ठीक है। बुक्स में यू विल फाइंड मे बी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि ऑर्डिनरी है या पार्शियल है। आईआईटी जेईई में तो वो भी नहीं आएगा, बट इधर उधर अगर कहीं पेपर दे रहे हो तो हो सकता है। तो जैसे d3y/dx³ प्लस d2y/dx2 इज इक्वल टू x प्लस वाई मान लिया, तो दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या फिर del2y/del x2 एंड del y/del z, तो इसमें x के रिस्पेक्ट में भी है, z के रिस्पेक्ट में भी है, x प्लस वाई अपॉन z, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि पार्शियल में सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी है, और ऑर्डिनरी में भी हमने क्या बोला, बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है। और जैसे हमने पहले भी बोला होगा कि मैथमेटिक्स में हम कभी ऐसा नहीं करते खुद क्वेश्चन बनाए फिर हम बोलेंगे अगर ऐसा होता तो फिर सॉल्व कैसे होता। अगर ऐसा होता तो हो सकता है सॉल्व ही ना होता, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुम्हें दिया जा रहा है वो सॉल्वेबल है इसलिए दिया जा रहा है, खुद बना के नहीं बता सकते। फिर आगे थर्ड पॉइंट, इक्वेशन obtained आफ्टर सॉल्विंग या फिर इंटीग्रेटिंग ए डिफरेंशियल equation obtained after solving a differential equation is called solution or general solution or primitive or integral curves, and this solution must be free from differential coefficient, and will contain, ये तो वैसे ऑलरेडी बोला जा चुका है, and will contain arbitrary constants, ठीक है। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy/dx d2y/dx2 ये सब होगा, उसको हटाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल कर्व या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सोल्यूशन है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन आल्सो। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन खुद क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स, कलेक्शन ऑफ कर्व्स। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, उस कलेक्शन में से एक पर्टिकुलर कर्व। तो वो कैसे मिलेगा, अगर हमारा सोल्यूशन पता है, मतलब अगर हमें सॉल्व कर लिया तो उसके बाद जो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उन सब की हमने वैल्यू रख लिया। मान लिया सॉल्व करने के बाद उसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, अल्फा बीटा गामा मान लिया। तो अगर हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट किया
तो वी विल गेट ए डेफिनेट कर्व, वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ये ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, इफ ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर substituted with finite values, then we will get the equation of a particular curve, will get an equation of a particular curve of that family, and it is called particular solution। जैसे अभी हमने बोला था कि x प्लस वाई वाई डैश बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब मान लिया हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के, ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हो गया। इसमें अगर हमने के की कोई भी वैल्यू रख दी, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ये ठीक है, आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, बस ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest differential coefficient present in it, and it is always डिफाइंड। मतलब ऑर्डर जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमेशा डिफाइन होगा, और वो डिफाइन कैसे होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उनमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, मान लिया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब तक प्रेजेंट है, तो अगर सबसे बड़ा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। जो सेकंड चीज़ है डिग्री, दिस मे और मे नॉट बी डिफाइंड। ये ठीक है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं डिग्री का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं हमारे लिए, और ये तो डिपेंड करता है कि हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये ठीक है, ऑर्डर का तो एक मैथमेटिकल या थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस है, और उसको हम बहुत मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो उसको इंटीग्रेट करने पे मतलब ऐसे सोच सकते हो, तुम्हें फील आ जाएगा कि अगर थर्ड ऑर्डर का है तो उसको हटाने के लिए हमें 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हर इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए इंडिपेंडेंट। तो ऑर्डर का तो कुछ सिग्निफिकेंस है कि फाइनली जो इक्वेशन हमारे पास आएगा उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होगी, 3 चीज़ों को चेंज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो ऑर्डर 3 हो गया। डिग्री का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एंड डिग्री मैंने बोला कि उसका ऐसा कोई मैथमेटिकल बेस भी नहीं है, वो तो डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पहली चीज़। दूसरा, हमने डिग्री को डिफाइन कैसे करें उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं तो बोलूँ कि हम हमारे हिसाब से डिग्री ऐसे डिफाइन करेंगे, तो वेल एंड गुड, जो भी हमने डेफिनेशन दी उसके हिसाब से डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। उसका अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर लो, हमारे सिलेबस में तो डिफाइंड है जैसा होगा। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अस। ये ठीक है, ऑर्डर का तो है। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द एक्सपोनेंट
of highest order differential coefficient present in the equation when all differential coefficients are present in polynomial form. ये ठीक है. और कैन बी कन्वर्टेड, और कैन बी मतलब अगर एग्जैक्ट पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो उनको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा जा सके, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म. ये हो गया. ये हमारा सो कॉल्ड डिग्री डिफाइन होगी. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया ऐसे लिखा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 5 प्लस 7 टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू रेज टू पावर 20 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो इस वाले केस में ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा हुआ? थर्ड वाला. तो ऑर्डर कितना हो गया 3. डिग्री कितना हो गया कि जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दोनों है, सॉरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो ये दोनों है, इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है. पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब यही होता है. तो फिर इसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना है 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5. ठीक है. इस 20 से कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं करेंगे. कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 20 इंटू 2 40 हो गया, ये ज़्यादा हो गया. ऐसे ये 20 मल्टीप्लाई थोड़ा हो जाएगा इससे. ये पावर है, ये पावर थोड़ी ना है. ठीक है. तो डिग्री कितना रहेगा 5. अब मान लिया हम लिखें d5 y बाई डी एक्स 5 प्लस ई रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स बराबर मान लिया x. तो इसका ऑर्डर जो है वो तो 5 हो गया. डिग्री इसका नॉट डिफाइंड. ये ठीक है. नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में है नहीं, ये तो ई की पावर में लिखा हुआ है. अगर हम बोलें कि ln d2y बाई डी एक्स टू बराबर x प्लस ई रेज टू पावर x, तो इस वाले केस में ऑफ कोर्स ऑर्डर कितना हो गया 2 एंड डिग्री कितना हो गया. ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, बट इसको लाया जा सकता है. अगर लॉग हटा दें हम तो d2y बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x. तो x अगर ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है. डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए. तो इसका हम डिग्री कितना बोलेंगे 1. ठीक है. एग्जाम्पल 1 2 3 4. मान लिया ऐसे लिखा है d2y बाई डी एक्स टू की पावर 5 इज इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/7. ये ऐसे लिखा है. तो ऑर्डर इसका कितना है 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, सेकंड ऑर्डर का हो गया. तो ऑर्डर तो कितना हो गया 2. डिग्री जो होगा इसकी पावर 5 है, बट जो दूसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसकी पावर तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. तो पहले तो हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर बनाया. क्या बनाया जा सकता है? हाँ, रेज टू पावर 7 कर दिया. तो 35 इज इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो इसलिए ऑर्डर 2 हो गया एंड डिग्री 35 हो गया.
ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मान लिया हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमें कोई कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है या जिसको बोलते हैं सोल्यूशन दे रखा है, वहां से उल्टा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो अगर हमें सोल्यूशन दे रखा है तो वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करके। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है? तो देखो, जो इक्वेशन हमें दे रखा है उसके अंदर हमें पहले ये काउंट करना पड़ेगा कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उनको हटाना पड़ेगा सबको। तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मान लिया 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है? उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली वेरी कर सके, मतलब एक को वेरी करें तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या और बेटर वर्डिंग में इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जिनको हम क्लब ना कर पाए। जैसे मान लिया अगर हमने लिखा y बराबर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो अब a प्लस बी प्लस सी दिखाई तो दे रहा है, बट a प्लस बी प्लस सी को तीनों अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तीनों को मिला के हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं अल्फा। तो अगर y बराबर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिखा है तो दिखने में तो 3 है, बट वो तीनों इंडिपेंडेंट नहीं, वो इफेक्टिवली एक ही है, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी को मिला के अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इनको क्लब किया जा सकता है। तो बेसिकली जो भी हमें इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, कर्व का जो इक्वेशन दे रखा है, फैमिली ऑफ कर्व्स का जो इक्वेशन दे रखा है, वहाँ से अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो व्हाट विल डू, सबसे पहले हमने उसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिने, मतलब जिनको क्लब कर सकते हैं क्लब कर दिया। मान लिया वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है 5 आ गए। 5 का क्या सिग्निफिकेंस है कि यहीं पे ये फिक्स हो गया कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर 5 आएगा, मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें d5y अपॉन dx5 पक्का आएगा, ये श्योर हो गया। फोर्थ वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। थर्ड वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है d3y बाई dx3, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्योंकि अगर हमें ऑर्डर 5 चाहिए तो फिफ्थ वाला तो आना ही चाहिए और उससे बड़ा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारी फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन में 5 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है तो हमारा ऑर्डर यहीं पे फिक्स हो गया, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं कुछ, मतलब जरूरत तो पड़ेगी ऑफकोर्स आगे जाने की इक्वेशन निकालने के लिए, बट और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हम यहीं से बता सकते हैं कि ऑर्डर 5 होगा। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, डिग्री नहीं बता सकते हम, शुरू में ये नहीं बता सकते डिग्री कितनी होगी भी या नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि मैनिपुलेशन करने के बाद एलिमिनेंट हमारा कैसे आता है, जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो कैसे आता है। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि ऑर्डर का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, डिग्री का ऐसा कुछ नहीं। तो वापस हम क्या बोल रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए अगर हमें इक्वेशन दिया तो सबसे पहले हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट किए, मान लिया वो n आ गए। उससे मेरे को ये पता लग जाएगा, जैसे 5 आ गया, उससे मेरे को ये पता लग जाएगा फिफ्थ डेरिवेटिव तो आंसर में पक्का ही आएगा, उससे बड़ा कोई नहीं आएगा। उससे छोटे वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता का मतलब ये नहीं कि मैंने आंसर निकाला मेरा आ गया, किसी दूसरे ने निकाला उसका नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। ये कि आंसर तो एक ही आएगा, ऑफकोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन तो यूनिक ही बनेगा, बट वो हमने बोला कि उस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में एलिमिनेशन किस तरीके से हो रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो छोटे वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएंगे या नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर 5वां डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है तो हमें उस इक्वेशन को 5 बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक इक्वेशन तो वो हो गया, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, 3, 4, 5, तो टोटल हमारे पास 6 इक्वेशंस हो जाएंगी। एक तो खुद वो जो इक्वेशन लिखा हुआ है,
5 इक्वेशन और। अब इन 6 इक्वेशन से वी कैन एलिमिनेट जो भी 5 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, ये ठीक है, जो भी 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो क्योंकि अगर दो पैरामीटर दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर 2 इक्वेशंस, बट 2 पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस, एक ज़्यादा। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं या अगर हमारे पास पैरामीटर्स में इक्वेशंस हैं, मान लिया 4 पैरामीटर को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर 4 इक्वेशंस, बट उनको एलिमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर एक ज़्यादा इक्वेशन, मतलब 5। थ्योरेटिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं, 4 से सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको 5वीं वाली इक्वेशन में रख दिया। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन व्हाट वी टुक, कि अगर हमारे 5 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है तो ऑर्डर 5 फिक्स हो गया, 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 6 इक्वेशन आ गया, 6 इक्वेशन से हमने 5 पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया। वो जो एलिमिनेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 5वें वाला डेरिवेटिव तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया, या तो एलिमिनेशन में गड़बड़ किया या फिर गिनने में गड़बड़ किया है, ठीक है। अगर हम बोलें कि मेरा तो 2 बार डिफरेंशिएट करके ही काम चल गया, तो उसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर 5 था ही नहीं, हमने गलत गिन लिया। उसका मतलब ये, अगर हमारा 2 में ही डिफरेंशिएट करके काम चल गया और सारे पैरामीटर एलिमिनेट हो गए तो। और अगर मैं बोलूँ कि हमने 5 गिने हैं और बट 5 डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो एक बार और डिफरेंशिएट करने क्या, तो आंसर इज़ नो। ये ठीक है, ये कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, मांड वाली नहीं चल रही है ये, ठीक है। ये कोई बार्गेनिंग नहीं चल रही कि 5 नहीं तो चलो एक बार और कर लो डिफरेंशिएट। मैथमेटिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। अगर हमने इंडिपेंडेंट पैरामीटर 5 काउंट किया है तो 5 से ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो हमसे नहीं हो रहा है, ये ठीक है। उसका मतलब क्या, वी आर सपोज टू पुट मोर ब्रेन इनटू इट, ये ठीक है, और हमें हार्ड ट्राई करना है। छठा डिफरेंशिएशन का ऑप्शन ये, अगर हमने ऑफकोर्स सही काउंट किया है तो। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब इसी प्रोसीजर को लिख लेते हैं। फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए गिवन इक्वेशन टू फॉर्म, ये ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 1, काउंट नंबर ऑफ independent parameters, count number of independent parameters, ये ठीक है, say n. This will imply order of differential equation will be n. यहीं पे वो सील हो गया, यहीं फिक्स हो गया। Step 2, now differentiate the given equation n times. Now differentiate the given equation n times to get total n plus 1 इक्वेशंस। ये ठीक है, n प्लस 1 इक्वेशंस कैसे आ गया, एक तो गिवन था 1 गिवन प्लस n ऑब्टेन्ड, n बार डिफरेंशिएट करके जो n और मिला वो, तो टोटल n प्लस 1 इक्वेशन आ गया। स्टेप 3, एलिमिनेट n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम these n plus 1 equations, ये ठीक है। इन n plus 1 इक्वेशन से हमने उन n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया, ये ठीक है। द एलिमिनेंट विल बी द रिक्वायर्ड differential equation।
तो क्वेश्चन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, क्वेश्चन 1, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन पैरामीटर दिखाई दे रहा है हमें? ए एंड बी, दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट parameter is equals to 2. This implies order of differential equation बराबर 2। उसका मतलब क्या है? कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट करके जो 2 इक्वेशन आएगा और तीसरा ये इक्वेशन, इनसे हम एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, हम देखो डिफरेंशिएशन करते समय अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? ए और बी से छुटकारा पाना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते समय थोड़ा सा अपना दिमाग उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते जाएं ताकि हमें उसमें कैलकुलेशन में इजी पड़े। जैसे ये जो इक्वेशन लिखा है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5, हमने क्या किया? x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आ गया y बाई एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 5 बाई एक्स, ऐसे आ गया। अब डिफरेंशिएट किया। अब क्यों डिफरेंशिएट किया? अब डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि b खत्म हो जाएगा। अब b खत्म होने से जो अगला इक्वेशन आएगा ये, ठीक है, उसी के आगे आगे एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे को वापस ये इक्वेशन नहीं चाहिए होगा क्योंकि एक पैरामीटर ऑलरेडी इसी ने एलिमिनेट कर दिया। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 y अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया। ये ठीक है। मेरे को तो पहले ही पता था कि ऑर्डर अगर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहली बार डिफरेंशिएट करने से b जो है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। अब ऐसा करने से a अकेला बच गया। तो अगर मैं फिर ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दूं तो सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे को कुछ वापस इक्वेशंस के बीच में मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर a अकेला है तो डिफरेंशिएट करते ही गायब हो जाएगा, गायब होते ही आंसर आ जाएगा बस। तो इसमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y डबल डैश एक्स प्लस y डैश इंटू 1 और माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई डैश एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 10 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा। वाई डबल डैश इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश। सही है, ये आंसर हो गया। इसमें और थोड़ा बहुत करना चाहो तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वाई डबल डैश, एक x तो यहाँ से चला गया और 3x यहाँ से चला गया। तो न्यूमरेटर में कितना बचा? y डबल डैश x और ये x एक्स स्क्वायर माइनस 2y डैश x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गया जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। मान लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट। ये ठीक है। अब ऐसे लिखने से मतलब क्या हो गया, ये इलस्ट्रेशन हमने क्यों लिया है, क्या इलस्ट्रेट करने के लिए बोला है। अगर इसने बोला कि सी कांस्टेंट है और के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसका मतलब क्या है, के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो उसका मतलब क्या है कि हम सी और के दोनों को नहीं गिनेंगे, केवल के को गिनेंगे। ठीक है। अगर सी तो मतलब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर सी की जगह 5 लिखा होता तो हम उसको थोड़ा एलिमिनेट करते, वो तो एक नंबर है, वो तो जाए तो जाए, रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सी उस तरह का कांस्टेंट है, मेरे को के हटाना है इस क्वेश्चन में से। ठीक है। एज के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज ऑर्डर कितना हो गया इसको 1। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने से काम चल जाएगा। और उसमें भी अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्या कर लें, x से डिवाइड कर लें तो डिफरेंशिएट करने पे सीधा आंसर आ जाएगा डी डी एक्स, ये चला जाएगा, वही भेजना है हमको। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2y y डैश, डिनोमिनेटर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर कितना हो गया, 2y y डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। अच्छा, हमने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, तो नहीं है। c इज़ नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c इज़ ए फिक्स्ड नंबर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो k था, वो नहीं आया इसमें, तो चलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही मान लिया अगर क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू एल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स प्लस गामा वेयर बीटा कॉमा गामा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। मान लिया क्वेश्चन ये है, तो सॉल्यूशन। अब इसमें देखो 3 दिखाई दे रहे थे, अल्फा बीटा गामा, और इसने बीटा गामा का नाम लिया कि बीटा एंड गामा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अल्फा का नाम नहीं लिया। तो अब इसका मतलब उल्टा निकलेगा कि उसका मतलब क्या है कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा एक फिक्स्ड नंबर है और आंसर के अंदर अल्फा रह सकता है। ठीक है, बीटा गामा नहीं रहना चाहिए। तो बीटा और गामा की वजह से ऑफ कोर्स ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमारा एम क्या है, बीटा और गामा को हटाना। अब गामा तो खुद ही अकेला ऐसे लिखा है, तो डिफरेंशिएट करते ही गामा चला जाएगा, तो मेरे को कुछ रीएडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी सीधा डिफरेंशिएट कर दिया। तो यह आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा। एक बार डिफरेंशिएट किया, अब मेरे को बीटा से भी छुटकारा पाना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया ऐसे ही डी डी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 6 अल्फा एक्स। ठीक है, बस यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, मान लिया k1y k2 e रेज टू पावर x प्लस k3 प्लस k4 e रेज टू पावर x प्लस k5 प्लस k6। ये इक्वेशन है और कुछ भी नहीं बोला, तो उसका मतलब है k1 k2 k3 k4 k5 k6 ये सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या इलस्ट्रेट करने के लिए लिया है कि दिख तो इसमें 6 रहे हैं, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं हमें, बट ये 6 इंडिपेंडेंट नहीं है। इनमें हम बहुत सारों को क्लब कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो क्लब करके जितने इंडिपेंडेंट बचेंगे उनको गिनेंगे, तो इसका ऑर्डर 6 नहीं आएगा। हम कैसे कर सकते हैं, देखो पहले हमने क्या किया, k1 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला टर्म हो गया k2 अपॉन k1, इसको भी ऐसे लिख लिया, e रेज टू पावर k3 अलग, e रेज टू पावर
एक्स अलग, ये सॉरी माइनस एक्स लिखा है, ठीक है, वरना तो ये भी आपस में क्लब हो जाएगा। प्लस K4 अपॉन K1 ई रेस्ट टू पावर K5 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस K6 अपॉन K1। ये इक्वेशन हमने रीअरेंज किया तो ऐसे लिख लिया। अब देखो K1 K2 K3 सारे अननोन है, तो इसको मिला के अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा ई रेस्ट टू पावर एक्स, प्लस इन सबको मिला के अगर सारे अननोन है तो इसको मिला के एक नया अननोन बोल दिया बीटा, प्लस इसको गामा। ये तीन आ गए, ठीक है। अब इन तीनों को क्लब नहीं कर सकते, ये ठीक है। अब इसमें कुछ भी कर लो, अल्फा बीटा गामा क्लब नहीं होगा, वो तो अलग अलग ही रहेगा। अगर हम बोलेंगे पूरे को ई रेस्ट बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है, ये ई रेस्ट बाय एक्स यहाँ आ जाएगा, ई रेस्ट बाय 2x यहाँ आ जाएगा, ई रेस्ट बाय एक्स यहाँ आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे पूरे को अल्फा से डिवाइड कर दो और बीटा अपॉन अल्फा को नया बोल दो, गामा अपॉन अल्फा को नया बोल दिया, तो फिर यहाँ पे भी तो 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा, वो एक नया हो जाएगा। तो घुमा फिरा के 3 ही आएगा, कुछ भी कर लो इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अब इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3। नाउ दिस विल हैव ऑर्डर 3। अब कैसे निकालेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब तो पक्का आएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा से छुटकारा पाना है, तो अगर हम सीधा सीधा ही डिफरेंशिएट कर दें तो गामा चला जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा वाई डैश बराबर अल्फा ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस बीटा ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया। इसमें वैसे हमने ऐसा नहीं किया कि बीटा को अकेला कर दें, वैसे कर सकते हैं ऑफकोर्स, कि पहले हमने क्या किया, ऐसे लिखने के बाद ई रेस्ट टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे में, तो यहाँ ई रेस्ट टू पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, केवल बीटा बचेगा, तो डिफरेंशिएट करते ही बीटा चला जाएगा। फिर ऐसे ही अगले स्टेप में जो भी अल्फ़ा के साथ आया उससे डिवाइड कर दिया, अल्फ़ा अकेला हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फ़ा चला जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। बट इसमें मैनिपुलेशन उससे भी ज़्यादा ईजी है। एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, ये ठीक है। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों मैच कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो वाई डैश उठा के यहाँ रख दिया, तो ये वाई ट्रिपल डैश बराबर वाई डैश, यही आंसर आ गया, वेरी सिंपल आंसर। तो अगर ऑर्डर 3 था तो वाई ट्रिपल डैश तो हमने बोला था कि वो तो आना ही चाहिए, उसमें तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। वाई डबल डैश और वाई डैश आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो इसमें वाई डबल डैश नहीं आया, वाई डैश आ गया, वेल एंड गुड। एक्स और वाई नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जरूरी थोड़ा है कि आई आए, ये हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्या इलस्ट्रेट किया कि जिनको हम क्लब कर सकते हैं उनको क्लब कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस 7, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्या चीज़ इलस्ट्रेट करने के लिए लिया है कि देखो इसके इक्वेशन में c और c स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे जब हम पूछते हैं ना कि बच्चों से कितना होगा ऑर्डर, तो बच्चे बोलेंगे 2, बट ऐसा नहीं है, ऑर्डर तो एक ही है, ये c है और इसी का स्क्वायर तो ये है, ये ठीक है। c अगर हम 4 बार लिख दें तो उसका ऑर्डर 4 थोड़ा हो जाएगा। अगर हमने इसमें c का कोई वैल्यू रखा, मान लिया हमने c का वैल्यू रखा 5, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 25 आएगा, एक साथ आएगा। ऐसा थोड़ा आएगा कि c की जगह तो हम 5 रखते हैं और c स्क्वायर की जगह 10 रख दें, ऐसा थोड़ा होगा। तो दोनों बेसिकली सेम c है, ये ठीक है। दीज टू आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर सकते कि इसको अलग कुछ वैल्यू रख दें, इसको अलग कुछ रख दें। अगर ये फिक्स है तो ये भी फिक्स है, तो उसका मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर भी 1 फिक्स है। तो सॉल्यूशन में ऑर्डर कितना हो गया इसका, 1। ऑर्डर 1 होने का मतलब क्या है कि बस एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो एक ही बार जो डिफरेंशिएट करके इक्वेशन आएगा उसमें से और इसमें से हमें सी हटाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, ये ठीक है। हम बोलेंगे नहीं हो रहा तो आंसर है कि और दिमाग लगाओ, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए तो ऑफकोर्स वो सॉल्वेबल होगा, हमसे ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि
हम पूछेंगे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें क्या? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, देयर इज नो बार्गेनिंग। तो इस वाले केस में हमने क्या किया, एक ही बार सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी एक्स, तो आ जाएगा वाई डैश बराबर, अच्छा सीधा नहीं किया, पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। पहले हमने इसको क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिया सी स्क्वायर को खाली छोड़ने के लिए, तो वाई बाई एक्स बराबर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर 7/x, ठीक है। इसको भी बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 7, दो टर्म लिखने की बजाय एक ही जगह लिख दिया, ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y डैश इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर c, वाई डैश एक्स माइनस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y डैश हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ हो गया, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो गया, y माइनस 7 एज इट इज़ हो गया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे c। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से c को एलिमिनेट करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। तो अगर हमने इसकी वैल्यू यहाँ रखा तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी, तो वो तो यही है, वाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें इसी को लिख के स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7। तो ये हमारा एक खूब बड़ा सा आंसर आ गया, बट यही आंसर है। Next question, question number 6, y alpha y is equals to beta sin x plus gamma plus delta cos x plus eta, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन वापस इतना सारा देख के ही हमें समझ में आना चाहिए कि इतने वेरिएबल तो नहीं होंगे, ठीक है, इतना सारा डिफरेंशिएट तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो हो गया अल्फा वाई, इसको अगर ओपन करें तो बीटा साइन एक्स कॉस गामा प्लस साइन गामा कॉस एक्स प्लस डेल्टा कॉस एक्स कॉस ईटा माइनस साइन एक्स साइन ईटा, ये हो गया, ठीक है। अब कन्विंस योर सेल्फ कि इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू सम k1 टाइम्स साइन एक्स प्लस k2 टाइम्स कॉस एक्स, ठीक है। बस जैसे ये साइन एक्स आया, ये साइन एक्स आया, तो हमने अल्फा से डिवाइड कर लिया, साइन एक्स के साथ कितना आया, बीटा कॉस गामा अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा साइन ईटा अपॉन अल्फा। तो वो जो साइन एक्स के साथ है उसको पूरे को मिला के k1 बोल दिया। तो राइट हैंड साइड पे ऐसे 4 टर्म लिखे हैं, 2 में साइन आ रहा है, 2 में कॉस आ रहा है, तो एक साइन वालों में से साइन कॉमन ले लिया, जो भी साथ में आया उसको k1 बोल दिया, कॉस वाले में से कॉस ले लिया, जो भी साथ में आया उसको k2 बोल दिया। तो इतना सिंपल सा हो गया ये कि ऑर्डर कितना है इसका, 2, मतलब हमें बस 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। किया डिफ्रेंशिएट,
अगेन जो अभी तक हम कर रहे थे ना कि cos x से डिवाइड कर लें और फिर डिफ्रेंशिएट करें ताकि k2 चला जाए सीधा, फिर k1 भी ऐसे एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम वो भी इलस्ट्रेट करें तो उसका मतलब ये नहीं कि वही हमेशा क्लीन अप्रोच रहेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट उसके भी आंसर बहुत जल्दी आ जाए। इस वाले केस में भी ऐसे ही होगा, हमें cos x से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर ऐसे ही बहुत फास्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि डिवाइड करना है या नहीं करना है, तो वो एक्सपीरियंस आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, तो यू विल बी एबल टू गेट इट। इसमें तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया। k1 sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos x माइनस k2 sin x, पहली बार ये आ गया। फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया d dx d dx, तो आ जाएगा y डबल डैश बराबर माइनस k1 sin x एंड माइनस k2 cos x। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, बस माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको अगर यहाँ पे रखा तो y डबल डैश बराबर माइनस वाई। तो इतना सिंपल सा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ओके, फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या इलस्ट्रेट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा और लेंथी हो गया। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 6 तक, हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ था फैमिली ऑफ कर्व्स का, और उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। अभी तक हम सब यही कर रहे थे। इस बार क्या किया कि एक स्टेप और आगे चले गए, ये ठीक है, थोड़ा सा उसने हमारा काम और बढ़ा दिया कि मैथमेटिकल इक्वेशन देने की बजाय उसने फैमिली ऑफ कर्व को डिस्क्राइब कर दिया लैंग्वेज में, कि फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसमें सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो अब हमें वो मैथमेटिकल इक्वेशन खुद ही बनाना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। एक बार जब इक्वेशन आ जाए तो फिर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिन लो एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो, सर्कल का इक्वेशन कई तरीके से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। बट अगर उस सर्कल का सेंटर 7 x बराबर 7 लाइन पे है, तो उस सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट पक्की बात है कि 7 होगा, ठीक है। तो जो सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, उसमें जो -g है वो 7 है, तो g -7 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² 2gx + 2fy + c बराबर 0, ये इक्वेशन हो गया। तो जो उसने बोला है कि सेंटर x बराबर 7 पे, वो सीधा यूज़ कर लिया हमने यहीं पे। तो ऐसा करने से अब ये जो इक्वेशन आ गया, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या क्या है, किस किस का हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो वो है c और f का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अगर ऑर्डर 2 हो गया तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब 2 बार डिफरेंशिएट करने में इस इक्वेशन में ऑलरेडी c अकेला लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है ये, तो डिफरेंशिएट करते ही c एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया d dx, तो ये हो जाएगा 2x + 2y - 14, तो 7 हो गया, प्लस f(y) बराबर 0। मतलब डिफरेंशिएट करके हर जगह से एक 2 2 2 आएगा, उसको हटा दिया तो ये आ गया। अब मेरे को f को एलिमिनेट करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले y' से डिवाइड कर लिया, x/y' + y, और x - 7 लिख सकते हैं,
इन दोनों को एक साथ लिख लिया, अगर वाई डैश से डिवाइड ही करना है, प्लस एफ बराबर 0। अब डिफ्रेंशिएट किया तो x माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन y इंटू वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसमें तुम चाहो तो और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि वाई डैश का जो स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाई डैश का क्यूब बन जाएगा। दैट इज़ अलाउड ऑफ कोर्स। तो वो तो ऑप्शन में आंसर क्या लिखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम बोलें कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस इतना बोल के चुप हो गया, हमने आगे कोई भी कंडीशन नहीं दिया, तो बस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो सॉल्यूशन फैमिली ऑफ मतलब लाइन का मतलब क्या है, किसी भी लाइन के एक जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दो पैरामीटर हैं तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2। तो आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू m। c और m को एलिमिनेट करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो y डबल डैश बराबर 0। तो ये सीधा ही आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोलाज विद एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सॉल्यूशन तो मतलब हमें फैमिली ऑफ पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका जो एक्सिस है, पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला तो कुछ बच्चे इसमें टेंडेंसी होता है कि वो बोलेंगे कि ये ले लिया हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, ये तो एक पर्टिकुलर पैराबोला हो गया। पैराबोला तो हमारा ऐसे भी हो सकता है, तो वो भी तो आना चाहिए। जनरल पैराबोला निकालना है। तो देखो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं पैराबोला, वो तो पैराबोला ऐसे अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। उसका इक्वेशन तो हम ऐसे लिखते हैं y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये ठीक है। अब ए बी सी को चेंज करके पैराबोला को हम पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन पे नचा सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, बट उस वाले पैराबोला का जो एक्सिस होता है वो एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल वाला पैराबोला है, कौन सा वाला पैराबोला जो हम क्वाड्रेटिक में भी पढ़ते हैं, उसकी इक्वेशन तो ऐसे आती है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो x और y का रोल रिवर्स हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जो y एक्सिस के पैरेलल वाला पैराबोला है, जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, जो हमारे लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, उसमें y में तो लीनियर हो गया, x में क्वाड्रेटिक हो गया। हमारे इस पैराबोला में क्या होगा कि इसकी एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये x में लीनियर हो जाएगा, y में क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि लेट पैराबोला इज x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी। ऐसे इक्वेशन ले सकते हैं। दिस विल कवर ऑल पैराबोला जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जिसकी एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, वो सारे पैराबोला इसमें कवर हो जाएंगे। अब इसका देखो ऑर्डर कितना है 3, तो हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी हम एक चीज इलस्ट्रेट करके बता सकते हैं। इसमें हम क्या इलस्ट्रेट करके बता सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, वैसे तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें दिख जाएगा
कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी नहीं है कि हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म में बनाएं, dx बाई dy की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो जैसे x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम तो इसको y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी कैन राइट डाउन dx अपॉन dy बराबर 2ay प्लस बी, सी चला गया, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो d2x बाई डी वाई टू बराबर 2a, ये ठीक है, b चला गया, फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये भी परफेक्टली एक्सेप्टेबल आंसर है, ठीक है, ये भी चल जाएगा आंसर पूरा। ठीक है, अब बच्चा सोचेगा मेरे को कैसे पता लगेगा कि x में करें या y में करें। तो देखो पहली बात, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आई कैन लीव माई आंसर इन दिस फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, मैंने पूछा, इसमें कोई गलती थोड़ा है, ये ठीक है। बट हमारा तो जो IIT JEE में पाला पड़ेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ABCD में हमें ये सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर मल्टी करेक्ट है तो हो सकता है कि एक में तो आंसर ऐसे लिखा हो, दूसरे में dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा हो, तो वो हम कर सकते हैं इसको, मतलब अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में करना है और ये भी आंसर है, ऑल्टरनेटिवली हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2ay वाई डैश प्लस बी वाई डैश, सी चला गया, तो पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, 2ay प्लस बी ऐसे लिख लिया, फिर डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2a वाई डैश, ठीक है, फिर एडजस्टमेंट किया y डबल डैश अपॉन वाई डैश का क्यूब बराबर -2a, फिर डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y ट्रिपल डैश इंटू वाई डैश का क्यूब माइनस 3y डैश का स्क्वायर y डबल डैश, फिर एक और y डबल डैश इसकी वजह से, अपॉन दिस बराबर 0, तो जो अपॉन दिस है वो भी इधर चला जाएगा 0, तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से y डैश का स्क्वायर हटा दें वो भी चल जाएगा। तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ऑप्शंस में हो सकता है कि इस फॉर्म में भी आंसर लिखा हो ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में दूसरे फॉर्म में भी लिखा हो, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। So this was our 9th question. Family of circles touching x-axis at 3,0। सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इस वाले केस में क्या हो गया कि x एक्सिस है, इसको 3,0 पे टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन। अब ऐसे तो ऑफ कोर्स इनफाइनाइट सर्कल्स बन जाएंगे ऐसे करके इस पे टच करने वाले, इनफाइनाइट सर्कल्स बने तभी फैमिली ऑफ कर्व्स की बात चल रही है। तो कैसे लिखेंगे इस जनरल फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन। एक तो देखो फैमिली ऑफ सर्कल अगर हमने पढ़ा है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है, तो फैमिली ऑफ सर्कल से इक्वेशन लिख सकते हैं। जो सर्कल चैप्टर में फैमिली ऑफ सर्कल वाला एक टॉपिक था, वहाँ पे हमने कुछ इक्वेशन लिखे थे कि सर्कल S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल, ये ठीक है, या फिर एक लाइन L बराबर 0 को अल्फा कॉमा बीटा पे टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन। तो वैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन। तो x एक्सिस को 3,0 पे टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन का इक्वेशन। लाइन इज y बराबर 0, तो y बराबर ये हो गया इक्वेशन।
ठीक है, तो ये तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, बस लैम्डा एलिमिनेट करना है। तो लैम्डा एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले y से डिवाइड कर लिया प्लस लैम्डा बराबर 0, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 अपॉन 3, सॉरी 3 नहीं y आएगा, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 इंटू वाई माइनस वाई डैश एक्स माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश बराबर 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हमने बोला था कि एक तो अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा हो और वहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, एक तो हम ये काम कर सकते हैं। एंड एक ये कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उससे हमें सॉल्व करके वो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये सब ना आए। तो पहला काम जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि अगर हमें इक्वेशन दे रखा है या क्वेश्चन को लैंग्वेज में डिफाइन कर रखा है तो वहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। अब जो बचा हुआ चैप्टर है उसमें 90% ऑफ द पोर्शन वी विल बी डूइंग अदर वे राउंड, कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करके वी आर सपोज टू गेट कार्टेशियन इक्वेशन। और जैसा मैंने बोला कि इसमें यू विल हैव ए हैवी यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब चालू करते हैं। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर which will be helpful. First point, differential equation will be satisfied by all of its solutions. Differential equation will be satisfied by all of its solution identically at all points. ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और अगर हमने बोला कि मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसका एक सोल्यूशन है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो भी मैंने बोला वो अगर उसका सोल्यूशन है तो हम इस कर्व से डी वाई बाई डी एक्स निकालें और डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके रख दें। मतलब जो भी चाहिए होगा, अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स रख दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए तो वो रख दिया। ऐसा करने में क्या होगा कि जो इक्वेशन है वो आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा उसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यू विल गेट इक्वल थिंग्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब 0 इज इक्वल टू 0 करके कुछ आ जाएगा। कोई इक्वेशन नहीं आएगा कि जिसको हम सॉल्व करें और फिर x की कुछ वैल्यू आ जाए। तो आइडेंटिकली सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि x और y क्या है वो हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। एक तो देखो ऑब्जेक्टिव में हमें ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो सकता है कि जिसका सोल्यूशन हमारे सिलेबस के अंदर ना हो। ठीक है, तो जिसका सोल्यूशन मतलब जिसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस के अंदर ना हो, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि जो ऑप्शन दे रखा है उनको हम रख के देखें कि कौन आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा है और वहाँ से आंसर आ जाए। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन ऑलरेडी IIT JEE में आ भी चुका है जिसमें हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन एज सच सिलेबस में नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड विच ऑफ द
followings is the solution of differential equation d2y by dx2 plus y is equals to 7. A option, B option y is equals to 8 cos x plus 7. C option, D option y is equals to x square plus 2x plus 7. ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं सोल्यूशन. ठीक है, ए ऑप्शन में y कितना दे रखा है 3 sin x प्लस 9. तो इसको अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट होगा फिर माइनस साइन में, तो -3 sin x आ जाएगा. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है प्लस y बराबर 7, दैट वुड बिकम y डबल डैश की जगह 3 sin x, y की जगह हो गया 3 sin x प्लस 9 बराबर 7. तो ये तो कैंसिल हो गया. 9 इज इक्वल्स टू 7 इज नॉट पॉसिबल, तो ए आंसर नहीं है. ठीक है, फिर बी में कितना दे रखा है y इज इक्वल्स टू 8 cos प्लस 7, तो y डबल डैश निकाला हमने, मतलब y डबल डैश, ये इस इक्वेशन में y डबल डैश है तो इसलिए ये निकाल के रख रहे हैं और फिर y भी उठा के रख देंगे, फिर देखेंगे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ. तो y डबल डैश कितना हो जाएगा, पहले -8 साइन आएगा फिर -8 कॉस आएगा. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल बिकम 8 कॉस इसकी जगह पे प्लस y की जगह पे 8 कॉस प्लस 7 बराबर 7. तो ये तो आ गया 7 7 भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0. तो एक तो बी आंसर है. ठीक है, सी आंसर में, सी ऑप्शन में, मतलब आंसर नहीं ऑप्शन में 4 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स किया तो y डबल डैश करने पे यही आ जाएगा वापस. तो अगर y डबल डैश में हमने y जोड़ा तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो वो 7 के बराबर तो होगा नहीं आइडेंटिकली, फॉर ऑल x तो बराबर होगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, डी ऑप्शन में y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो y डबल डैश कितना हो जाएगा 2. तो जब इसको उठा के रखेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, y की जगह क्वाड्रेटिक आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, तो ये भी आइडेंटिकली सेटिस्फाई नहीं हुआ. तो ऑल्सो दिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, लेट y is equals to fx is a solution of dy by dx is equals to 4x plus 8 upon x plus 1, and if fx passes through point A, that is 1, 3, then find equation of normal to y is equals to fx at A. ये क्वेश्चन है. तो देखो इसने क्या बोला कि y is equals to fx जो है वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड वो इस पॉइंट ए से पास कर रहा है. ठीक है, तो थियोरेटिकली हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया. अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो थियोरेटिकली इसको इंटीग्रेट करने पे एक पैरामीटर आएगा, उसमें अगर हमने पॉइंट ए सेटिस्फाई किया, एक पैरामीटर आएगा मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा जब उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे. अब उसमें जब हमने ये पॉइंट रखा, ये वाला जब पॉइंट रखा तो क्या होगा, उस पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब उस पैरामीटर की वैल्यू से कर्व फिक्स हो गया. अब कर्व के ऊपर हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए dy बाई डी एक्स निकाल लिया, वो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, फिर उसको माइनस रेसिप्रोकल कर लिया तो वो नॉर्मल का इक्वेशन है. बट बेसिकली हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं.
क्योंकि पहले हम कर्व को सॉल्व करें फिर डिफ्रेंशिएट करें, तो अगर सॉल्व करें और डिफ्रेंशिएट करें वापस यहीं आ जाएंगे। अल्टीमेटली तो मेरे को अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो आई रिक्वायर वन पॉइंट, एक तो मेरे को पॉइंट चाहिए एंड एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो ये है ही 1,3 और स्लोप dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए विल बी y डैश इवेल्युएटेड एट ए। अब y डैश इज 4x प्लस 8 अपॉन x प्लस 1, इवेल्युएटेड एट a इज 1,3। तो यहाँ तो केवल x ही यूज़ में आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो 12/2 बराबर 6। तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/6। तो नॉर्मल का इक्वेशन एट ए विल बी y माइनस y1, क्योंकि पॉइंट तो यही है, इज इक्वल्स टू -1/c स्लोप टाइम्स x माइनस x1 विच इज दिस। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 3, लेट y1 and y2 are the solutions of the differential equation dy by dx plus px into y बराबर qx, then prove that the differential equation will have general solution of the type and also find alpha plus beta solution। देखो जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, इन द सेंस कि जो वो बोला है वो करते जाओ। जब हमने बोला कि y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, तो उसका मतलब क्या है कि ही हैज़ गिवन यू टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन। y1 मतलब जैसे मान लिया इसको मैंने सॉल्व किया और मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स मान लिया, और दूसरा सोल्यूशन आ गया मान लिया y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर एक्स प्लस 5 मान लिया। एक तो आ गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, एक आ गया y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर एक्स प्लस 5। तो ये जो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स है, उस ई रेज टू पावर एक्स को ये y1 बोल रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा सोल्यूशन है y इज इक्वल टू जो भी मैंने बोला 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 4 मान लिया, तो उस 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 4 को ये y2 बोल रहा है। अब उसने बोला कि y1 और y2 मतलब ये जो दो कर्व है वो इसका पक्का सोल्यूशन है। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन है तो वहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकाल के लाऊँ यहाँ रख दूँ, और y जो है मान लिया ई रेज टू पावर एक्स में यहाँ रख दूँ, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों साइड कट पिट के यूल गेट 0 इज इक्वल टू 0। तो इसने दो पर्टिकुलर सोल्यूशन तो बता दिए कि एक ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और फिर जनरल सोल्यूशन पूछा है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन इसने बोला कि इस टाइप का होगा। तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, ये तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो मेरे को सॉल्व करना है ये। ठीक है, इसी का जो y आएगा आंसर वही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। अब y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
तो इसलिए डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई वन बराबर क्यू एक्स, ये भी सही है, दिस इज गिवन, एज वेल एज डी वाई टू अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई टू बराबर क्यू एक्स, ये भी सही है। वाई वन भी सोल्यूशन है, तो वाई की जगह वाई वन रखने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा दोनों तरफ, एंड ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो मेरे को आंसर चाहिए उसमें बेसिकली कहीं पे भी पी और क्यू नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, आई एम सपोज टू गेट रिड ऑफ पी एंड क्यू। तो हमने क्या किया, घटा दिया, तो क्यू एक्स चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई वन अपॉन डी एक्स, इन दोनों जगह पे हम ऐसे कर सकते हैं कि डी डी एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर y माइनस वाई वन बचा। दो चीज़ को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो f प्लस जी का डेरिवेटिव विल बी एफ डैश प्लस जी डैश, तो ये एफ डैश प्लस जी डैश वाली फॉर्म में आ जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पे अगर घटाया तो पी एक्स कॉमन आ जाएगा एंड यूल गेट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे विल गेट 0। सिमिलरली अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यूल गेट डी डी एक्स एंड वाई टू माइनस वाई वन, मतलब इसमें से इसको घटा दो तो कैसे भी घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड पी एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों से भी क्या कर सकते हैं, इसको चाहो तो ऐसे लिख लिया, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस पी एक्स वाई माइनस वाई वन, एंड यहाँ से आ जाएगा डी डी एक्स वाई टू माइनस वाई वन बराबर माइनस पी एक्स वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, तो अब देखो इधर इसको ऐसे कर सकते हैं, डी एक्स को इधर ले गए, वाई माइनस वाई वन को इधर ले आए, या फिर ऐसे बोलते हैं सीधा डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस वुड हैव बीन बेटर अगर हम इसको ऐसे लिखते कि डी वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस पी एक्स डी एक्स, ऐसे यहाँ हो जाता वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन पी एक्स डी एक्स। ये ठीक है, अब इन दोनों से, ठीक है, वैसे तो हमने डिफरेंशिएशन में बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे नहीं ले सकते कि डी वाई अलग कर दें डी एक्स अलग कर दें, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि डी एक्स को धर ले गए। ये ठीक है, अब कोई बोलेगा ऐसे कैसे ले गए, तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन उसका दूसरा है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, ये किया है हमने इफेक्टिवली। अब ये वाई डैश या एफ डैश एक्स डी एक्स जो है, अगर मान लिया एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ाया था कि इसको डी एफ एक्स लिख सकते हैं। अगर वाई को एफ एक्स बोला तो डी एफ एक्स मतलब डी वाई हो गया है, तो वही यहाँ पे आ गया। तो इतना सारा करने की बजाय डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं, तोड़ के उधर ले गए फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया है। अब इन दोनों को अगर बराबर किया, क्योंकि ये चीज़ बराबर है, तो आ जाएगा डी वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। तो तुम ऐसे सोचो, देखो इतना, वैसे तो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप का, बट फिजिक्स वगैरह से इतना तो पता ही है कि डी एक्स ओवर एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है। ठीक है, तो एल एन एक्स प्लस सी होगा, एक्स की जगह कुछ भी लिखा हो, अगर हम लिखें डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो वो एल एन टी प्लस सी हो जाएगा। उसी लॉजिक से अगर इसको इंटीग्रेट किया तो एल एन वाई माइनस वाई वन, ये हो जाएगा एल एन वाई टू माइनस वाई वन प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, लॉग को हटाने के लिए एल एन वाई टू माइनस वाई वन प्लस इसको लिख लिया, मान लिया हमने एल एन ए, और फिर दोनों को मिला दिया तो एल एन ए टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन। ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सी, उसको एल एन ए लिख सकते हैं। ये ठीक है, डायरेक्टली भी लॉग हटा सकते थे, डायरेक्टली लॉग हटाते तो ये ई रेशो पर सी आ जाता, उसको आगे चल के ए बोल देते, एल एन वाई माइनस वाई वन। अब दोनों तरफ से अगर लॉग हटा दें
तो y माइनस वाई वन बराबर a टाइम्स y2 माइनस वाई वन। वाई वन को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू वाई वन प्लस a टाइम y2 माइनस वाई वन। और फाइनली you'll get y is equals to a y2 प्लस y1 के साथ कितना हो गया 1 माइनस a y1। तो उसने y1 के साथ जो आया उसको अल्फ़ा बोल दिया, तो ये उसने अल्फ़ा बोल दिया, ये बीटा बोल दिया। तो पहली बात तो सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा, ये प्रूव हो गया। y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ जाएगा, ये बात प्रूव हो गई। फिर उसने पूछा था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो इन कोफिशिएंट का सम कितना आ गया 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट 1 था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन दे रखा है तो वो सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वो सोल्यूशन उसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट 2। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो ऐसा होगा कि उसने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिया और फिर बोला कि उसको सॉल्व करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कर्व में मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिख दिया जो उस कर्व के हर पॉइंट से सेटिस्फाई हो रहा है, जो प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर हमने सर्कल लिया तो मैं बोलूँ कि उस कर्व को बताओ जिस पॉइंट पे ड्रॉन नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो यू कैन सी कि अगर मैंने सर्कल लिया, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल खींचे तो उसके सेंटर से पास करेगा। तो अगर सर्कल फिक्स्ड है तो हर पॉइंट के लिए ये प्रॉपर्टी होगी कि उसका जो नॉर्मल है वो उसके सेंटर से ही पास करेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने सर्कल ना बोल के हमने बोला कि find a curve for which normal drawn at any point passes through a fixed point। ठीक है, तो ये उसके जनरल पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी। जनरल पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल खींचो वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम कर्व तो पता नहीं है, क्योंकि कर्व तो निकालनी है, तो हम कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेंगे x, y। ये ठीक है। अब देखो, अगर हमने कर्व के ऊपर पॉइंट ले लिया x, y, तो अगर मेरे को किसी चीज़ की इक्वेशन लिखनी है तो वहाँ पे भी तो x और y चाहिए होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो मिल जाएगा कि अगर मैंने पॉइंट को ले लिया x, y, तो फिर उस कर्व की इक्वेशन, जैसे लाइन की इक्वेशन मान लिया हमने लिखा x + 2y = 5, तो उसमें भी तो x और y आएगा ना। तो वो x, y अलग चीज़ है, वो तो इक्वेशन वाला x और y है। ये जो हमने पॉइंट को अज्यूम किया है, पॉइंट को भी x, y इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जेनरिक प्रॉपर्टी लिखनी है, किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं लिखनी। तो हम क्या करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन है उस वाले एक्स वाई को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कर दिया ताकि पहचान में आ जाए। ठीक है, तो जब उसने बोला कि नॉर्मल की इक्वेशन पास कर रही है तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको लगाएंगे तो एक्स और वाई में एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली काफ़ी क्वेश्चंस में जिसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन इन्वॉल्व है उसमें हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल इस तरह की इक्वेशन चाहिए होगा। तो अब हम वही कर रहे हैं कि मान लिया अगर हमने कोई भी एक जनरल कर्व लिया और इस पे एक पॉइंट लिया p, x, y। ठीक है, इसकी बात आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कि अगर मैंने x और y ये लिख लिया, अब मान लिया मेरे को इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन, तो उसके लिए मेरे को x और y अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो x और y अलग अलग कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, तो वैसे तो होता है y - y1 बराबर स्लोप टाइम्स x - x1।
ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 की जगह xy है, तो y माइनस वाई वन में वो जो y है वो कैपिटल ले लिया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, अच्छा वैसे तो स्लोप ऐसे होता है dy बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट x1 y1। ठीक, अब यहाँ पे x1 y1 की जगह xy यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब हम किसी जनरल पॉइंट की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस स्लोप को भी हम कैसे लिखेंगे, बेसिकली ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। जबकि वैसे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कहीं टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होता है, तो मान लिया हमें dy बाई डी एक्स चाहिए 1,2 पे, तो हम ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट 1,2। उसमें हम y और x के 2 और 1 लिख थोड़ा देते हैं, बट यहाँ पे हम काइंड ऑफ वही कर रहे हैं कि कैपिटल Y की जगह हमने ये रख दिया, ये रख दिया। क्यों कर दिया, मान लो तुम कर दिया, ये ठीक है, ये तुम्हें आगे चल के समझ में आएगा, क्योंकि ये जेनेरिक प्रॉपर्टी है, इनफाइनाइट पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमने तो बस ऐसे लिख दिया dy बाई डी एक्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ये हो गया। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ये, ठीक है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, ये मान लिया y एक्सिस है, ये y एक्सिस को मान लिया A पे कट कर रहा है, x एक्सिस को मान लिया B पे कट कर रहा है। तो अगर हमें A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होगा तब तो इसमें कैपिटल X को 0 रखेंगे, तो यहाँ से कैपिटल Y जो आएगा, कैपिटल X और कैपिटल Y कार्टेशियन इक्वेशन वाला x और y हो गया। तो अगर मान लिया मेरे को A पॉइंट चाहिए तो y एक्सिस के ऊपर है, y के ऊपर x 0 होता है। अब इनमें से कौन सा x 0 होगा, ऑफ कोर्स ये वाला, ये जो स्मॉल x है वो तो ये पॉइंट है, उसका तो कोई लेने देना नहीं है, ये ठीक है, वो तो कहीं पे भी इस पॉइंट के लिए निकालना, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो a निकालने के लिए हम कैपिटल X को 0 रखेंगे, तो ये 0 हो गया। कैपिटल Y कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं तो y माइनस एक्स वाई डैश, माइनस x, ये तो 0 रख ही दिया, ये y डैश लिख दिया dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, b कितना हो जाएगा, तो इसके लिए कैपिटल Y को 0 रख दिया, तो अगर इसको 0 रख दिया, इसको इधर ले आए तो माइनस वाई अपॉन वाई डैश हो जाएगा, फिर x को भी इधर ले आए तो x माइनस वाई अपॉन वाई डैश कॉमा 0 ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है एट पॉइंट P, तो वो भी यही हो जाएगी y माइनस वाई बराबर, बस ये माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्लोप हो जाएगा। तो अगर यहाँ m लिखा है तो यहाँ माइनस 1 अपॉन m लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मान लिया ये पॉइंट C है और मान लिया ये वाला पॉइंट D है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट कर रहा है। तो C के लिए क्या होगा, y 0 रख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई वाई डैश कॉमा 0। टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन में क्या अंतर होगा, बस टेंजेंट की इक्वेशन में जहाँ पे वाई डैश लिखा होगा, नॉर्मल की इक्वेशन में वहाँ पे माइनस 1 अपॉन वाई डैश लिखा होगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आ जाएगा। टेंजेंट का अगर x इंटरसेप्ट इतना आया है, या फिर टेंजेंट x एक्सिस को दिस कॉमा 0 पे कट कर रहा है, तो नॉर्मल के लिए वाई डैश की जगह माइनस 1 अपॉन वाई डैश रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई डैश ऊपर आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को d निकालना होगा तो इसमें y डैश की जगह माइनस 1 अपॉन वाई डैश रख दिया, तो ये अपने आप x अपॉन वाई डैश ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर हमें चाहिए होगा तो ऐसे करेंगे। अब जैसे इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द कर्व फॉर विच tangent at any point has x intercept equals to the x intercept equals to the sum of
कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एंड द कर्व passes through 3,5। आंसर। अब देखो, लेट एनी पॉइंट ऑन कर्व इज पी एक्स कॉमा वाई, तो टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस वाई बराबर y डैश x माइनस एक्स, ठीक है। x इंटरसेप्ट बराबर x प्लस वाई, ये क्वेश्चन में गिवन है। x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मतलब उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम। x इंटरसेप्ट क्या होगा, इसमें y 0 रख दिया तो वो तो वही आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई डैश बराबर x प्लस वाई, ये आ गया, ठीक है। x और x कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो y डैश बराबर -1 आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स बराबर -1 आ गया, या फिर dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स आ गया। इसको इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेट करने का मतलब ही ये है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। अब 3,5 से इसको सेटिस्फाई करा दिया, तो अगर 3 और 5 रख दिया तो c बराबर 8 आ जाएगा। तो कर्व जो है वो हमारा आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सही है, इस तरह की चीज़ें होंगी। ये हो गया हमारा पॉइंट 2। सबटेंजेंट, सबनॉर्मल, ठीक है। ये बेसिकली जेई में वो कभी इन टर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे, बट बुक्स में यू विल फाइंड, तो इसलिए पढ़ लेते हैं इनको। जेई में अगर वो यूज़ करेंगे भी तो दे विल डिफाइन कि इसका मतलब क्या है। मान लिया हमने एक पॉइंट लिया पी एक्स कॉमा वाई, ये टेंजेंट हो गया पी टी और पी एन नॉर्मल हो गया, मतलब ये नॉर्मल है ऑफ कोर्स, एंड ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मान लिया थीटा है, तो इस डायग्राम के हिसाब से टेन थीटा कितना हो जाएगा, वाई डैश। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही ये होता है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लिया क्यू पे आके गिरा, तो ये जो हाइट है ये तो बेसिकली पी का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा, ये 90, मतलब ये 90 बोलो, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और अगर ये 90 है तो ये भी थीटा हो गया, थीटा 90, ये पूरा हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा 90 है तो ये थीटा हो गया, तभी दोनों का सम वापस 90 आ जाएगा, ठीक है। तो वी डिफाइंड देयर आर 4 टाइम्स, ठीक है। देयर आर 4 टर्म्स, उनको हम क्या क्या बोलते हैं। एक तो होता है सब टेंजेंट, ठीक है, फिर एक क्या है सब नॉर्मल, फिर क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सब टेंजेंट का मतलब क्या है कि पॉइंट पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया। जो टेंजेंट है, ये ठीक है, हमने टेंजेंट खींचा, वो एक्स एक्सिस को टी पे कट कर रहा है, तो ये जो पी टी है इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस टी क्यू, ठीक है। मतलब हमने एक पॉइंट लिया कर्व के ऊपर, उस पर टेंजेंट खींचा, उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट किया, मान लिया कैपिटल टी पे,
तो इस पॉइंट एंड जो पॉइंट है जिस पे टेंजेंट खींचा गया उसके बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है टेंजेंट का मतलब पीटी, तो जो पीटी है दैट इज कॉल्ड सब टेंजेंट। डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस का इसमें कोई रोल नहीं है, सब कुछ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफाइन है। तो इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस जो होगा मतलब दैट इज पीटी, वो हमारा सब टेंजेंट हो गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर ये y है तो पीटी कितना हो जाएगा? दिस विल बी y कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू y कोसेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा अगर y डैश है तो कॉट 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारे लिए सब टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा pt है तो सिमेट्री से लेंथ ऑफ नॉर्मल pn होना चाहिए। ये ठीक है, दैट इज इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ नॉर्मल बिटवीन द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। ये ठीक है, बस टेंजेंट की जगह नॉर्मल आ जाएगा। अगर ये y है ये थीटा है तो ये इस बार इस ट्राइंगल से बेस y हो गया, थीटा हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? y सेक थीटा। ठीक है, दैट विल बी y सेक थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो हो गया y डैश का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। सब टेंजेंट क्या है? सब टेंजेंट इज टी क्यू, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ PT ऑन एक्स एक्सिस। और इस डायग्राम में TQ हो कितना जाएगा वैसे? y cot थीटा, तो दैट इज इक्वल टू y अपॉन वाई डैश। ये सब टेंजेंट हो जाएगा। अब सब नॉर्मल ऑफ कोर्स QN हो जाएगा। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ PN ऑन एक्स एक्सिस। और अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो बेस y है तो ये y टेन थीटा हो जाएगा, तो QN कितना हो जाएगा? y टेन थीटा का मॉड, दैट इज y y डैश। तो याद करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, सब नॉर्मल हो गया y y डैश, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया y रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, और जो टेंजेंट वाले रिजल्ट है मतलब ये याद कर लिया, सब नॉर्मल y y डैश और ये हो गया y रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। जो टेंजेंट वाले रिजल्ट हैं वो यहीं से आ जाएगा, y डैश की जगह 1 अपॉन वाई डैश रख दिया, तो अगर सब नॉर्मल ये है तो सब टेंजेंट कितना हो जाएगा? y अपॉन वाई डैश। ऐसे ही इसमें y डैश की जगह 1 अपॉन वाई डैश रख दिया, तो 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही कुछ टर्म्स हो गए जो क्वेश्चंस वगैरह में या कहीं अगर तुम एग्ज़ाम दे रहे हो तो हो सकता है उस एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाए। तो मतलब इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू 1,1 such that normal at any point such that subnormal at any point is of constant length
4। सॉल्यूशन। तो उन्होंने क्या बोला है कि सब नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट लेंथ का है 4। तो y डैश का मॉड इज बेसिकली 4। सब नॉर्मल यही होता है, सब नॉर्मल। तो यहाँ से आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू +4 और -4 मॉड हटाया तो ये हो जाएगा y dy 4dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो आ जाएगा y² इज इक्वल टू +-4x + c। अब ये 1,1 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर इसमें 1,1 रख दिया तो c इज इक्वल टू, अगर प्लस साइन लिया, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो c इज इक्वल टू -3 आ जाएगा प्लस साइन लेने पे, और मतलब आ जाएगा y² इज इक्वल टू 4x - 3। और या फिर अगर 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ पे रखा, तो c इज इक्वल टू 5 आएगा। तो y इज इक्वल टू -4x + 5। तो 2 कर्व्स हो गए, मतलब देयर विल बी 2 पैराबोलास। ये 2 पैराबोला हो गए इसके बेसिस।